हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अल्लाना संग। तो गाइस, आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुना रही हूँ। हॉरर स्टोरी बेस्ड है काले जादू के ऊपर। शायद ही आपने कभी ऐसी घटना सुनी होगी गाइस। अगर आपको गाइस मेरी अगर स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबरों की बहुत सख्त ज़रूरत है। काला जादू के बारे में हम सब ने सुना है कि क्यों इसको दूसरों पर कराया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य लोगों को बर्बाद करना, जल्दी तरक्की, पैसा, शोहरत पाना और किसी से बदला लेने के लिए भी रहे हैं। परंतु आधुनिक युग में दूसरों की कामयाबी से जलने वाले कुछ लोग भी इसका सहारा लेकर अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाते हैं। ये कहानी इसी बात को सत्यापित करती है। काला जादू एक प्राचीन और रहस्यमय प्रथा है जिसे विभिन्न संस्कृतियों में नकारात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। काले जादू का आपको तंत्र मंत्र, टोने टोटके और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से किया जाता है। और ऐसे में तो अपने हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं होती, अगर काला जादू करवाने वाले हों अपने ही घर के लोग। तो गाइस, स्टोरी कुछ इस प्रकार है। देवयानी एक होनहार छात्रा थी जो अपने पूरे खानदान में अकेली इतना पढ़ने वाली और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाली अब पहली लड़की थी। उसके दोनों ताऊ के परिवार में कोई लड़का तक इतना कामयाब और पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उनके सीए बनते ही उनके भाइयों और उनकी बड़ी बहनों से पहले ही उनके रिश्ते आने लगे, जबकि उनके दोनों ताऊ के बेटे और बेटियां उससे काफ़ी बड़े थे। देवयानी का एक छोटा भाई था जो अभी 11 क्लास में पढ़ता था। देवयानी का परिवार और उनके दोनों ताऊ का परिवार साथ ही एक बिल्डिंग में अलग अलग मंजिलों पर रहते थे। देवयानी के परिवार में उनके दोनों ताऊ परिवार से नहीं बनती थी, क्योंकि उन दोनों ताऊ और उनकी पत्नियों ने हमेशा देवयानी की पढ़ाई का विरोध किया और देवयानी पर आवारा घूमने के आरोप लगाए। मगर देवयानी और उसके माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया और इसी बात से दोनों ताऊओं के परिवारों से उनकी आए दिन लड़ाई रहने लगी। देवयानी के रिश्ते तो आते ही रहते थे, तो देवयानी के माता पिता ने इस बार रिश्ते को हाँ कह दी, क्योंकि लड़का एक अच्छी सरकारी नौकरी में था और जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। देवयानी के पिताजी ने अपने भाइयों से सभी शिकायतें दूर करके उन दोनों परिवारों को शादी में बुला लिया और खैर वो लोग शादी में आए और अच्छे से खुश होकर शामिल हुए। देवयानी शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल चली गई। 2 दिनों बाद सभी रस्में होने पर देवयानी और उसके पति शादी में मिले। गिफ्ट पर लिखा नाम पढ़कर खोलने लगे। कई गिफ्ट खोलने के बाद एक बॉक्स ऐसा सामने आया जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। दोनों को ये बात थोड़ी अजीब लगी, तो उन्होंने सोचा कि कोई शायद गलती से अपना नाम लिखना भूल गया और उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक बड़ी सी गुड़िया निकली, जिसमें देखते ही देवयानी की आंखों में चमक आ गई और उसे उस गुड़िया को उठाकर सीधा गले से लगा लिया। पर वह गुड़िया नहीं, आफत की पुड़िया थी। सारे गिफ्ट खोलकर दोनों सो गए। देवयानी अब उस गुड़िया के साथ काफी समय बिताने लगी। रोज गुड़िया को साफ करती और उसके बालों की लंबी सी चोटी करके उसके कपड़े, जो देवयानी ने ही अपने कपड़ों से बनाए थे, पहना देती और उसमें एक बच्चे जैसा प्यार करने लगी। एक रात देवयानी को 1 बजे जोर की प्यास लगी, जिससे वह उठकर फ्रिज में से पानी लेने गई और पानी पीकर सो गई। कुछ ही देर बाद देवयानी को किसी के कराहने की आवाज आने लगी, जिससे उसकी नींद फिर से खुल गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसकी नजरें फ्रिज पर पड़ी, जो थोड़ा सा खुला हुआ था और उसके अंदर की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी। तो देवयानी उठकर फ्रिज बंद करने चली गई, मगर फ्रिज बंद ही नहीं हो रहा था। तो देवयानी ने नीचे देखा तो वह डर गई। उसकी नई गुड़िया का सर फ्रिज के दरवाजे में अड़ रहा था। फिर उसने खुद को संभाला और गुड़िया को प्यार से गले लगाकर फ्रिज के ऊपर रखकर उसने फ्रिज के दरवाजे को बंद कर दिया। यहीं से शैतानी गुड़िया का डरावना खेल शुरू हो गया। 1-2 दिनों के बाद जब देवयानी ऊपर वाले फ्लोर पर, जहां कोई नहीं होता था, वहां नहा रही थी, तो उसने अपने बाथरूम के बाहर किसी को घूमते हुए महसूस किया। उसके ससुराल में तो उसके पति के अलावा उसकी बूढ़ी सास ही थी, जो कभी ऊपर जाती नहीं थी और पति ऑफिस गए हुए थे। तो उसने सोचा बाहर कौन है और आवाज लगा दी, बाहर कौन है।
कौन है वहाँ, मगर कोई जवाब नहीं मिला और बाहर देवयानी को कोई घूमता हुआ महसूस होता रहा। जब देवयानी नहा कर निकली तो उसने आसपास देखा तो वहां उसकी गुड़िया के अलावा कोई नहीं था। फिर नीचे आकर उसने अपनी सास से भी पूछा ऊपर कौन आया था, तो सास ने कहा ऊपर क्या, पूरे घर में कोई नहीं आया। देवयानी बहुत हैरान हुई और थोड़ा डर भी गई कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। 2-4 दिन बाद ठीक रहा। फिर एक दिन देवयानी जब खाना बना रही थी तब उसका हाथ चाकू से सब्जी काटते हुए कट गया। देवयानी ने अलमारी में से दवाई पट्टी और रुई लेने के लिए जैसे अलमारी खोली, उसका खून से सना हाथ वहां एकदम सामने रखी गुड़िया के चेहरे पर उस गुड़िया को हटाते हुए लग गया। देवयानी ने दवाई लगाकर पट्टी कर ली और वो गुड़िया चेहरे पर खून लगे नीचे ही पड़ी रही। फिर क्या होना था, फिर तो काले जादू के करतबों की झड़ी सी लग गई। सब इस रात भी खाना खाकर सो गए, मगर देवयानी फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज से आधी रात को जाग गई। उसने अपने पति को उठाया और कहा किसी ने चिल्लाने की आवाज आ रही है। इस पर पति ने कहा ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही, सो जाओ। मगर देवयानी को वो आवाज आती रही। फिर कुछ देर बाद देवयानी ने हिम्मत करके देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है। उसने दूसरे कमरे में जाकर खिड़की खोली तो किसी ने उसके बाल पकड़कर उसके बाहर खींचना चाहा, जिससे उसकी चीख निकल गई और उसका पति उठकर वहां आ गया। फिर उसने देवयानी को कहा वहां से ले जाकर बेड पर बैठाया और सारी बात पूछी, जिससे लगा जैसे देवयानी कई दिनों से बिना वजह के ही डर रही है, और उसने देवयानी को आराम करने को कहा। अगली सुबह देवयानी जब उठकर पानी पीने लगी तो मुंह में बालों का गुच्छा आ गया। उसने वो पानी तभी नीचे थूक दिया, मगर बालों का गुच्छा नहीं निकला। फिर उसने उल्टियां की, तब जाकर सर के बालों का गुच्छा और कई सारे प्लास्टिक के टुकड़े भी निकले। ये देखकर देवयानी हैरान थी। उसने अपने पति को बुलाया और ये सब चीजों को दिखाया। तब जाकर पति को यकीन आया कि ये कुछ तो तंत्र है या किसी शैतानी शक्ति का असर है। उसी समय देवयानी के पति ने इस सभी चीजों की फोटो ली और अपने मौसा जी को, एक मंदिर के पुजारी भी थे, उनको घर बुला लिया। मौसा जी ने पहले तो वो फोटो देखी और देवयानी और उसके पति से बात करके कहा कि इस बात में एक शैतानी और डरावनी शक्ति ऐसी घुस आई है जो अब धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही है, परिवार का खात्मा करना चाहती है। इसलिए हमें कल एक ग्रह शांति पूजा करनी होगी और उस शैतानी शक्ति का तत्काल ताकत को खत्म या कम करना होगा। मौसा जी के जाने के बाद देवयानी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी गुड़िया उसको वहीं कहीं नहीं दिख रही होती तो वह सब जगह ढूंढती है, मगर वो गुड़िया जैसे मानो कहीं छुप जाती है और देवयानी के सामने नहीं आती। अगले दिन ग्रह शांति की पूजा के बाद मौसा जी कहती हैं अब सब ठीक रहेगा और कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बुला लेना। अब गुड़िया ने खेलना शुरू किया मौत का खेल। 2-3 दिन घर में काफी शांति रहती है और फिर एक दिन वो शांति देवयानी के चीखने से टूट जाती है। होता यह है कि देवयानी स्टोर रूम में कुछ सामान लेने जाती है। वहां वो गुड़िया उसको संदूक के नीचे दबी मिलती है। वो सोचती है यह काम वाली बाई ने यहाँ फेंक दी होगी और फिर इस पर सामान रखा गया होगा, तो अब मैं इसको निकाल कर ले जाती हूँ। मगर जैसे ही देवयानी गुड़िया को निकालने के लिए संदूक हटाकर गुड़िया उठाने को होती है, तभी वो गुड़िया खुद उठकर चलने लगती है और पूरे स्टोर रूम में देवयानी की चीख गूंज जाती है। मगर घर पर उस समय कोई नहीं होने की वजह से वहां कोई नहीं आता और अब वो गुड़िया देवयानी के बालों को खींचकर उसका गला दबाने लगती है। गुड़िया के नुकीले नाखून देवयानी के गले में मांस में गड़ जाते हैं, जिससे देवयानी का गला खूनम खून हो जाता है। देवयानी को कुछ नहीं सूझता। फिर उसके मन में माँ काली का मंत्र आता है और वो उस मंत्र को जपने लगती है, जिससे उस गुड़िया को काफी असर होता है और वो गुड़िया एकदम से निर्जीव होकर जमीन पर गिर जाती है और देवयानी अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है। उसके बाद वो अपनी सास को पड़ोस से बुलाकर लाती है और पति को भी तभी घर आने को कहती है। पति आते ही देवयानी को डॉक्टर के ले जाता है और फिर मौसा जी को फोन पर सब बात बता देते हैं और मौसा जी कहते हैं कि इसके लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए, मैं तभी किसी
सिद्ध पुरुष को बुलाकर इसका पक्का इलाज कर पाऊंगा। इससे तुम सब यहाँ मेरे घर रहने आ जाओ। मगर देवयानी वहां ना आकर अपने मायके चली जाती है और अपने माता पिता को सब बता देती है, जिससे उसका सीधा शक दोनों ताऊ के परिवार पर जाता है और देवयानी के परिवार की दोनों ताऊ के परिवारों से लड़ाई हो जाती है। मगर वो लोग इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो क्या सोचा भी ना हो। मौसाजी किसी तांत्रिक बाबा को लेकर देवयानी के ससुराल वाले घर जाते हैं और खाली पड़े घर की छानबीन करते हैं। फिर आखिर में उसको स्टोर रूम में जाकर देखते हैं तो वहां के नकारात्मक वातावरण से मौसाजी को भी चक्कर आ जाते हैं। फिर वो गुड़िया उनको दिखती है। उस गुड़िया के सर के बाल गायब थे और उसकी खोपड़ी पर काफी हिस्सा तक कटा हुआ था। उसके मुंह पर देवयानी के हाथों का खून था, जो देवयानी ने ही गलती से अलमारी से दवाई निकालते हुए लगा दिया था। मौसाजी ने भी इसे ऐसे मंजर पहले कभी नहीं देखे थे, तो वो तांत्रिक बाबा से कहने लगे कि बाबा यहाँ से जल्दी चलिए, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। तब तांत्रिक बाबा ने घर में घुसने के बाद पहली बार बोले कि यहाँ जो सब शैतानी करतब और काला जादू चल रहा है, ये गुड़िया इसकी जड़ है। इसी को माध्यम बनाकर देवयानी को परेशान किया जा रहा है। अब मैं इस गुड़िया को ले चलता हूँ और अब इसी से पूछूंगा कि यह सब किसने कराया। तांत्रिक बाबा मौसाजी से देवयानी, उसके पति और सास को कल रात उसकी कुटिया पर लाने के लिए कहते हैं। मौसाजी सबको लेकर तांत्रिक बाबा की कुटिया पर आ जाते हैं, जहां बाबा ने एक धूना जलाया होता है और उस गुड़िया को कई धागों से बांधकर 2 फुट का गड्ढा खोदकर उसमें उस गुड़िया को लौटाया जाता है। मौसाजी सहित सभी घर वाले डरते हुए कुटिया में धूने के चारों ओर बैठ जाते हैं और फिर तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़कर धूने की अग्नि में कुछ सामग्री डालते हैं और सबको बताते हैं कि अब मैंने इस काले जादू को गुड़िया को निष्क्रिय करके इसका इलाज कर दिया है। इसको अब मैं आपके सामने दफना रहा हूँ और मैं जिसने ये किया है अब उसका कई गुना इसको भुगतना होगा। देवयानी की सास उस व्यक्ति का नाम पूछती है, जिस पर तांत्रिक बाबा कहते हैं कि मैं ऐसे किसी का नाम नहीं बता सकता, ये मेरे नियम के विरुद्ध है। हाँ, आपको उसका नाम कुछ ही दिनों में खुद पता चल जाएगा। अब आप लोग निश्चिंत होकर रहिए, उस व्यक्ति की तरफ से एक ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। सारा परिवार खुश होकर घर आ जाता है। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। फिर एक दिन संडे को पूरा परिवार बैठकर लंच कर रहा होता है कि दरवाजे पर घंटी बजती है। देवयानी दरवाजा खोलने पर एक औरत आकर देवयानी के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि बेटी, मेरी लड़की को बचा ले, सब तेरे हाथ में है। इतने में देवयानी का पति और सास भी वहां आ जाते हैं और देवयानी का पति उस औरत को पहचान लेता है और कहता है कि अरे आंटी, आप तो बरखा की मम्मी है ना, आप यहाँ कैसे, क्या हुआ। फिर वो देवयानी को बताता है कि बरखा पहले हमारे पुराने घर में पड़ोस में रहती थी, उसकी मम्मी है और बरखा ने मेरे घर रिश्ता भी भेजा था, जो हमने मना कर दिया और कुछ ही दिनों में मेरी सरकारी नौकरी लग गई और हम वहां से शिफ्ट हो गए। देवयानी उन आंटी को अंदर लाकर सारी बातें पूछती है, जिससे कि यह पता चलता है कि वो बरखा ही थी जिसने देवयानी की शादी में वो गुमनाम गुड़िया भेजी थी, जिससे वो देवयानी को मारकर उसके पति से शादी कर सके। आंटी ने आगे बताया कि बरखा इस घर में शादी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और साथ में देवयानी इतनी अच्छी और काबिल थी जिससे बरखा अंदर तक खूब जलती थी। इसलिए बरखा ने काला जादू वाली ये गुड़िया बनवाई, जिसके बारे में हमें बहुत बाद में पता चला। 10-12 दिनों में बरखा को दौरे पड़ने लगे तो बहकी बहकी बातें करने लगी, ना कुछ खाती है ना पीती थी। और फिर एक दिन उसका शरीर पूरी तरह अकड़ा हुआ मिला। तब हम काफी डर गए तो उसको हॉस्पिटल ले गए, जहां उसके सहेलियों में से एक ने सारी बातें बताई। अब बरखा हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मैंने उस काला जादू करने वाले से भी उसको ठीक करने को कहा, मगर बोला कि ये किसी घोर साधक द्वारा किया हुआ पलटवार है और इसको उसके बिना कोई नहीं काट सकता। इसलिए मैं जहाँ आई हूँ बेटी, मेरी बच्ची को वहाँ ले, मैं तेरे पैर धोकर पीऊंगी, जिंदगी भर तुम लोगों की गुलामी करूंगी। आप लोग
मेरी बच्ची को बचा लो। देवयानी का दिल पिघल गया और फिर सब लोग तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे और देवयानी ने बाबा को हाथ जोड़कर बरखा को क्षमा करने को कहा, जिस पर तांत्रिक बाबा भड़क गए और बोले तुम चुका सकती हो, उसको माफ करने की कीमत नहीं चुका सकती, इसलिए चुप रहो और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद बरखा की माँ ने बाबा के पैर पकड़ लिए और कहा कि बाबा, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, आप बस आदेश करो, आपको क्या चाहिए। बाबा, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, आप बस आदेश करो, आपको क्या चाहिए। पैसा, सोना, चांदी, हमारी सारी संपत्ति। फिर बाबा ने जो कहा वो सुनकर सब वहां से उठकर चले गए। बाबा ने कहा, मुझे तेरे घर से एक नरबली चाहिए, बोल दे सकती है। कुछ दिनों बाद बरखा के निधन की खबर देवयानी के ससुराल और मायके दोनों में से आ गई। तो गाइज, इस तरह ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। गाइज, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइज।